पीएम मोदी का आज रांची में भरेंगे चुनावी हुंकारा और पीएम मोदी भव्य रोड शो और 2 रैलियां करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का एक हफ्ते में झारखंड का दूसरा दौरा। आज अमित शाह महाराष्ट्र चुनाव का जारी कर सकते हैं संकल्प पत्र। बीजेपी ने घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र। कनाडा हिंदू मंदिर हमले में पंजाबी मूल का व्यक्ति गिरफ्तार। पीएल पुलिस ने ब्रैम्पटन से पकड़ा। अधिकारी बोले वीडियो के आधार पर हुई है गिरफ्तारी। आज सड़क पर उतरेंगे शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को फांसीवादी पार्टी करार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां। महाराष्ट्र और झारखंड में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। यूपी में भी चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से नहीं मिलेगी राहत। कई जगहों पर AQI 380 के करीब। स्मॉग में लिपटे शहर में आई एक और टेंशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से, जहां पर ट्रिपल मर्डर से बिजनौर शहर दहल गया है। इसी के साथ ही साथ पति पत्नी और बेटे की खून से सनी हुई लाश मिली है। इसी के साथ ही बिजनौर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कमरे में मिली पति पत्नी और बेटी की खून से सनी लाश और इसी के साथ ही साथ एसपी सहित आला अफसर भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मसला क्या है, इसके साक्ष्य भी जुटाने में जुटी हुई है। शहर कोतवाली शहर बिजनौर के खस्सो का ये मामला बताया जा रहा है, ये घटना है। और इसी के साथ ही बिजनौर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर से दहला है बिजनौर शहर। तो बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची हुई है। पति पत्नी बेटे की हत्या से दहला है बिजनौर शहर। और इसी के साथ ही साथ बिजनौर में इतनी बड़ी वारदात को लेकर के दहशत का भी माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे, घटना के पीछे कौन है, क्या कारण रहा है। सारे ही साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है पुलिस। तो यूपी के बिजनौर में ट्रिपल मर्डर हुआ है और पति पत्नी और बेटे की खून से सनी हुई लाशें मिली हैं, वो भी फर्श पर बताई जा रही है। तो एक घर में 3 लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। वारदात बिजनौर की एक कॉलोनी में अंजाम दी गई है। वहीं तिहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही मौके पर कई लोग जुटे हैं। इसी के साथ ही पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, जांच करने में लगी हुई है। इसी के साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंच चुके हैं और पुलिस बल को देखा जा सकता है। और पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी दिया गया है। जहीर इसी खबर पर है। जहीर, पूरा अपडेट क्या है, घटना को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? जहीर, अनम्यूट कर लीजिए। आप बिल्कुल जहीर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। बिजनौर से ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर तिहरे हत्याकांड से दहला है बिजनौर। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। बिजनौर से ये खबर बता रहे हैं। जहीर, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल देखिए, मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के खस्सोवाली कॉलोनी का है, जहां पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर 3 लोगों की लाश पड़ी हुई मिली। आसपास के लोगों ने जब जाकर देखा कि 2 लाश तो बाहर बरामदे में पड़ी हुई हैं, जबकि तीसरी लाश जो है अंदर कमरे के अंदर थी। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी एसपी सहित मौके पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तीनों शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या क्यों की गई है, क्या है इसके वजह पीछे, पूरी इस कहानी के लिए पुलिस की करीब 3 टीमों को गठन कर दिया गया है। और जल्दी एसपी का जो कहना है, जो बिजनौर के एसपी अभिषेक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जी जहीर, ये पुलिस तो अपने एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अगर बात करें स्थानीय लोगों की और इसी के साथ ही साथ परिजनों की बात कर ले, तो क्या आपने उनसे बातचीत की, क्या जाना उनसे कि घटना के पीछे की जो असल वजह है वो क्या है?
देखिए अभी तक वजह की अगर बात की जाए तो क्योंकि परिवार जो है वो गरीब परिवार है, कोई लूट का एंगल या कोई और एंगल या रंजिश का एंगल भी अभी तक निकल के सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है, कोई रंजिश का मामला हो सकता है या कोई पारिवारिक मामला भी हो सकता है। पुलिस हर पहलू पर यहाँ बारीकी से जांच करने की बात कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ सुबह से जुटे हुए हैं। साथ ही जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, वो भी यहाँ पर जुटी हुई है। सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक ये कहना मुश्किल होगा कि हत्या के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की गई है, पेचकस और चाकू से वार करके हत्या करना बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो आशंका जरूर ये जताई जा रही है कि या तो रंजिश एक ही कोई वजह हो सकती है या कोई पारिवारिक विवाद भी सामने हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल जहीर, जिस तरह से आपने बताया कि गरीब परिवार है और जो 3 मृतक है उनको देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे उठते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया गरीब परिवार था, तो रंजिश किस बात की थी जब गरीबी थी? तो अगर मर्डर हुआ है, मर्डर की वजह अभी पता नहीं चल सकी है, लेकिन रंजिश किस तरह की थी, क्या इस बात की कोई जानकारी है? जहीर, आपको आवाज पहुंच रही? जी पहुंच रही है। जहीर, ये जानना चाहेंगे कि जो रंजिश चल रही थी, रंजिश किस बात की थी? क्योंकि ये जो मृतक है, आपने बताया कि गरीब परिवार से थे, तो गरीबी से जूझ रहे इन परिवारों को अगर एक एंगल से देखा जाए तो रंजिश किस बात की हो सकती है? क्या इस बात की जानकारी जुटाई आपने? देखिए अभी तक रंजिश का भी कारण स्पष्ट नहीं है। एक आशंका जताई जा रही है कि रंजिश हो सकती है या पारिवारिक विवाद हो सकता है, क्योंकि लूट का एंगल या कोई और एंगल यहाँ पर अभी निकल कर नहीं आ रहा है। कोई गरीब परिवार है, कोई ऐसा कोई सामान यहाँ से गया हुआ अभी तक नजर नहीं आया जो पुलिस की प्रथम दृष्टया से जांच है। फिलहाल 2 एंगल पे पुलिस जो है ज्यादा जोर दे रही है। पहला एंगल जो है पुलिस रंजिश मान के चल रही है और दूसरा पारिवारिक विवाद ही मान के चल रही है, क्योंकि इनके 4 बेटे और बताए जा रहे हैं। एक बेटा जेल में बताया जा रहा है जो मृतक है, इनका एक बेटा जेल में है जो मर्डर के केस में जेल गया हुआ है। साथ ही 3 बेटे बाहर थे। अब क्या वजह है इसके पीछे, पुलिस अभी कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, बारीकी से पूछताछ कर रही है। अब रंजिश है, कोई और वजह है, पुलिस बारीकी से जांच करके कार्रवाई की बात अभी पुलिस कह रही है। जी ठीक है जहीर, आपसे इस खबर को लेकर के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बिजनौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ट्रिपल मर्डर हुआ है और अभी कारण का पता नहीं चल सका है। पुलिस टीम जो है पूरी फोर्स के साथ पहुंची हुई है, एसपी सहित आला अफसर भी पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। असल वजह क्या है इसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बिजनौर से, ये जहां पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम भी देख सकते हैं, स्थानीय लोगों को देखा जा सकता है। पुलिस बल पहुंचा हुआ है, जांच पड़ताल चल रही है। कारण क्या है इसका पता भी लगाया जा रहा है। बता दें कि पति पत्नी और बेटे का जो मर्डर हुआ है और इस मर्डर से पूरा बिजनौर दहल गया है। और सीधा चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था
समृद्ध भारत का 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अगाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं
तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे, 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब 2 लाख करोड़ रुपया, और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्र को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी, और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नार पार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पारगर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से 2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए और सिरवाटा पुणे 1800 मेगावाट और भीवपुरी रायगढ़ में 1000 मेगावाट की योजनाओं को भी हम लेकर आए। इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं अघाड़ी के मित्रों को याद कराना चाहता हूं, जब अघाड़ी की सरकार कुछ समय के लिए चली तब
महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में फिसल रहा था। महाराष्ट्र एफडीआई इन्वेस्टमेंट में चौथे नंबर तक फिसल गया था। हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद दोनों वर्ष में हाईएस्ट एफडीआई अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महाराष्ट्र में आया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे रफ्तार का कहर, 5 मरे। दिल्ली नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं। इस वक्त ग्रेटर नोएडा से एक खबर, एक्सप्रेसवे में बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक ये मौत हो गई है। नोएडा से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं इसमें जिनकी मौतें हुई हैं। नोएडा से आपको ये खबर बता रहे हैं। नोएडा से परी चौक आते समय ये हादसा हुआ है। 5 लोग बताए जा रहे हैं कि इसकी जद में आए हैं। 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। नोएडा से परी चौक आते समय ये सड़क हादसा हुआ है, ये दुर्घटना हुई है। खराब खड़े ट्रक में पीछे से कार जा घुसी जिसके चलते ये हादसा हुआ है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का ये कहर देखा गया। नोएडा से एक खबर, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये भीषण हादसा हुआ है और एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष इसकी जद में आए हैं और तीनों की ही बताया जा रहा है, तीनों ही महिलाएं और 2 पुरुषों की मौत हो गई है। नोएडा से परी चौक आते समय यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिला है ग्रेटर नोएडा में और ये बड़ा हादसा हुआ है। तो खराब खड़े ट्रक में इसकी वजह बताई जा रही है कि पीछे से कार जा घुसी जिसके चलते ये हादसा हुआ है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर नोएडा में देखा गया। 3 महिलाओं की मौत हो गई है, 2 पुरुष भी इसमें शामिल हैं। नोएडा से परी चौक जाते समय ये हादसा हुआ। खराब खड़े ट्रक में वजह बताई जा रही, पीछे से कार जाकर टकरा गई जिसके चलते ये हादसा हुआ है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का वो एरिया था जहां पर ये हादसा हुआ है। तो एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अशोक द्विवेदी इसी खबर पर हैं। अशोक, पूरी अपडेट क्या है इस खबर को लेकर के, विस्तार से पहले बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये नोएडा से परी चौक जा रहे थे। एक ही परिवार के 5 लोग एक कार में सवार थे जहां रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ था खराब, जिसको लेकर के मौसम का इस टाइम में पोल्यूशन की वजह से थोड़ा विजुअलिटी भी कम थी, जिसके वजह से ये कार जाके ट्रक में घुसी है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही है। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो मृतक है कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? मृतक की जानकारी के लिए फिलहाल के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मृतक की डेड बॉडी निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए उनकी पहचान के लिए भेजा गया। उनकी शिनाख्त जो हुई है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और ये मथुरा के लिए जा रहे थे। जो कुछ अभी पुलिस ने जो कुछ जानकारी दे पाया है उस जानकारी के मुताबिक ये मथुरा जा रहे थे वृंदावन दर्शन करने के लिए, जिसको लेकर के नोएडा से परी चौक के लिए जाते टाइम में रास्ते में हादसा हुआ है, जो कि नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला है। अशोक, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी जो बड़ी वजह अगर मानी जाए, क्या विजिबिलिटी है कि अन्य कोई कारण है? बड़ी वजह जो है वो तो अगर देखा जाए तो नोएडा पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्थाओं पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर जो गाड़ियां खराब होती हैं वो रोड किनारे खड़ा कर लेते हैं, जबकि रोड किनारे खड़ा होने के एक्सप्रेस
वाहन सामने खड़े खराब गाड़ियों को देख पाता है, उससे पहले ये कोई हादसा हो जाता है। इसके लिए पुलिस को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए नोएडा एक्सप्रेस वे। बिल्कुल अशोक, पुलिस किस एंगल से अब इस मसले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है? पुलिस क्योंकि मौके पर पहुंची होगी, परिजनों से बातचीत भी की होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के अंदर 500 डेड बॉडियां फंसी हुई थी। फिलहाल के लिए क्रेन और कटर को बुला करके डेड बॉडी निकाली गई है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जबकि अभी पुलिस जो काम कर रही है वो इस बेस पे कर रही है कि उनकी शिनाख्त निकाली जाए और सही से शिनाख्त हो पाए। अभी अनुमानन शिनाख्त बताई गई है कि ये दिल्ली के रहने वाले थे और मथुरा जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी उसका शिनाख्त निकाल रही है। शिनाख्त निकालने के बाद में पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है वो आगे पुलिस बताएगी। बिल्कुल अशोक, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं इस वक्त की नोएडा से, जहां पर इतना भीषण हादसा हुआ है। नोएडा से परी चौक आते समय ये हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इनमें से अगर बात करें तो 3 महिलाएं भी शामिल हैं मृतकों में और 2 पुरुष भी मृतकों में शामिल हैं। नोएडा से परी चौक आते समय यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। इसी के साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मसला है। मथुरा जाते समय ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखा जा रहा है। खड़ा बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो कि खराब खड़ा हुआ था उसी से जाकर के टकरा गई है कार, जिसके चलते ये हादसा हो गया है। तो नोएडा से परी चौक आते समय ये जो भीषण हादसा हुआ है, इसी के साथ ही साथ महिलाएं, 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं जिनकी मौतें हुई हैं। और दिल्ली से आपको ये खबर आ रही है और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो तेज रफ्तार का कहर वो तो देखा ही जा रहा है, लेकिन इस बीच आ रही है राजधानी दिल्ली से खबर, जहां पर लगातार जो राजधानी की आबो हवा है वो बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े से भी नीचे गिर गया है। धौला कुआं क्षेत्र का वायु गुणवत्ता अगर बात कर ले तो सूचकांक की दृष्टि से 394 दर्ज किया गया। इंडिया गेट का वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज हुआ। लाल किला क्षेत्र की अगर बात कर लें तो यहां पर 207। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समीर ऐप के आंकड़े ये जारी किए हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक देखा जा रहा है कि आबो हवा जो दिल्ली की है वो बिगड़ती जा रही है निरंतर। तो समीर ऐप के जरिए ये आंकड़े जुटाए गए और ऐसे आंकड़ों के मुताबिक देखा जा रहा है कि बिगड़ती जा रही है दिल्ली की आबो हवा और 400 के आंकड़े से नीचे भी वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है वो गिरता नजर आया है दिल्ली में। और इसी के साथ ही धौला कुआं की अगर बात कर ले तो इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जो परिधि है वो भी देखी जा रही है। इंडिया गेट की अगर बात कर ले तो 357 और धौला कुआं क्षेत्र में 394 दर्ज किया गया है सूचकांक। इंडिया गेट का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी गिरता नजर आ रहा है। लाल किला क्षेत्र का गुणवत्ता सूचकांक 207 दर्ज किया गया। और देव वर्मा इसी खबर पर है। देव वर्मा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिल्ली की जो आबो हवा है निरंतर गिरती जा रही है, क्या कारण है, क्या वजह मानी जाए इसकी? देखा जाए दिल्ली की आबो हवा जो है दिवाली के बाद से जो है बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और देखा जाए यहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन वायु का जो अगर आईक्यू लेवल चेक किया जाए तो अभी 400 पार पहुंच चुका है। अलग अलग जगह पे देखा जाए तो कहीं पे 394 आ रहा है, कहीं पे जो है 350 आ रहा है। तो अगर देखा जाए दिल्ली की जो है वायु का हम माप करें तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आबो हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जी
सुधार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है, क्योंकि हर बार ही देखा जाता है कि जो वायु गुणवत्ता के जो आंकड़े आते हैं वो बढ़ते हुए ही आते हैं। जी, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से जो है कोई भी एक कदम नहीं उठाया गया है कि जिस पे जो है यहाँ दिल्ली की जनता को जो है राहत मिल सके। लेकिन दिल्ली की तरफ से सरकार की तरफ से एक अपील की गई है कि कोई भी अगर बाहर जा रहा है तो बाहर जाने का जो है इमरजेंसी में ही, कोई अगर ज्यादा जरूरी काम है तो उसी में जो है उन्हें बाहर जाया जाए। अदरवाइज जो है वो अपने घर पे बैठ के ही जो है इस प्रदूषित वायु से जो है बचा जाए। और लोगों को जो है मास्क लगाने की भी अपील की गई है। जगह जगह पे बहुत बुरा हाल है और देखा जाए दिल्ली की सड़कों पर आज के दिन जो है बहुत ज्यादा, मतलब ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया है और दूर दूर तक जो है लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। देव, जिस तरह से बात करें दिल्ली में जिस तरह से जहरीली हवा होती जा रही है निरंतर, तो दिल्ली सरकार हमेशा से ही ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाती नजर आई है। क्या उस फॉर्मूले पर भी जा सकती है एक बार फिर से? नहीं, अगर हवा की बात करें तो पहले ये बताया जाता था कि दिल्ली की तरफ से जो है पराली, अगर हरियाणा और पंजाब की तरफ से पराली जलाई जाती थी तो वहां से जो है दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा अनियंत्रित होता था। लेकिन अभी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये भी जारी किया गया है कि पराली की बात करें तो दिल्ली से जो है पराली वगैरह जो है रोकी गई है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर प्रदूषित हवा जो है, यहाँ का जो प्रदूषण है, यहाँ की जो ट्रैफिक की सीमाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसी से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसी वजह से जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। देव, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदूषण को लेकर के जो सीएम आतिशी हैं वो लगातार पानी के छिड़काव की बात कर रही हैं, तो क्या उसका भी असर देखने को मिला है इसमें कहीं ना कहीं? क्या परिवर्तन हुआ, क्या फायदा हुआ? नहीं, अभी किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन, कोई फायदा नहीं है। अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार से जो है कोई भी पुख्ता इंतजामात नहीं करे गए हैं जनता के लिए कि इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए। जैसे कि देखा जाता था पीछे, अभी पिछले साल भी जो है देखा गया था कि इवन ऑर्डिन का जो है इन्होंने वो चलवाया था गाड़ियों के लिए कि गाड़ी जो है इस तरीके से चलेंगी, पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जाएगा। बट अभी देखा जा रहा है कि अभी कुछ टाइम से जो है वो भी चालू नहीं हुआ है, तभी ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देव, एक नजर से अगर देखें तो दीपावली के बताया जा रहा है कि दिवाली की वजह से प्रदूषण की जो मात्रा है, गुणवत्ता है, वो बढ़ गई। लेकिन दिवाली से पहले की अगर बात कर ले तो यमुना नदी में देखा गया था किस तरह से फॉग था, किस तरह से झाग ही झाग नजर आ रहा था, कितनी गंदगी देखी गई थी। इसका भी एक कारण माना जा रहा था कि जो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है उसका कारण है कि यमुना नदी गंदी होती जा रही है। फिर इसको हम किस नजरिए से देखें? अगर हम दिल्ली की नदी की जो नदी है उसमें देखें तो प्रदूषण जो है, वहां की जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन पे शिकंजा कसने के लिए बहुत कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि अभी तक जो है किसी भी तरीके से उन पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं ताकि वो जो दिल्ली का जल है नदी का वो साफ हो सके। अभी आपने देखा था छठ पूजा पर भी जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित था वो जल, और बहुत ज्यादा इन सब चीजों से जो है अगर हम देखा जाए मिलाएं तो ये एक बहुत ज्यादा बहुत बेकार कारण होगा इस सब चीजों का, प्रदूषण का। देखा जाए तो दिल्ली सरकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस पर इस अहम जो खबर है दिखा रहे हैं दर्शकों को, दिल्ली की जो आबो हवा है वो बिगड़ती जा रही है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए देव आपका शुक्रिया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं 400 के पार जो सूचकांक है गुणवत्ता का, वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है वो पार हो चुका है दिल्ली में। और अब देखा जा रहा है अलग अलग जगहों से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है वो बढ़ता जा रहा है।
और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे झारखंड चुनावी दौरा। और पीएम मोदी आज झारखंड जाएंगे, जहां पर रोड शो भी करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो पीएम आज करीब बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर का लंबा जो चुनावी रोड शो है, रोड शो करेंगे। असम सीएम झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी ने इस बात की जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी 3 किलोमीटर की जो ये रोड शो है वो करेंगे हम। और इसी के साथ ही साथ जो ऐतिहासिक रोड शो होगा, अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे, शामिल होंगे इस रोड शो में, इस रोड शो का हिस्सा होंगे, इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। झारखंड की जो जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार भी कर रही है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी की जा चुकी हैं। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ले तो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा झारखंड में। आपको ये भी बता देते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो दल हैं, विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, पूरी कमर कसकर तैयारी कर रही है, चुनावी जनसभा कर रही है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील कर रही है, अपने प्रत्याशी को जिताने की जो अपील है वो देखी जा रही है। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री का आज ये दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है झारखंड का, ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये रोड शो होगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, इन दोनों ही राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लगातार देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें, अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह को भी आपने सुना था, महाराष्ट्र में वो भी संकल्प पत्र जारी करते हुए जो सरकार की उपलब्धियां थी वो गिनाते नजर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने धारा 370, 35A का भी जिक्र किया, ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। तमाम वो बड़े बड़े जो वादे रहे जिनको पूरा किया है उनका जिक्र करते नजर आए थे अमित शाह। और अब चूंकि झारखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ ही साथ भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही हैं और कुछ ही देर बाद देखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे झारखंड, जहां पर रोड शो करेंगे। 3 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। इसी के साथ ही साथ रोड शो करने के बाद चुनावी जनसभा करेंगे, लोगों से सीधा रुख करेंगे और उपलब्धियां भी गिनाएंगे। साथ ही साथ प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करते नजर आएंगे, जनता को बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या कुछ किया है। तो तमाम उपलब्धियां हैं जो कि गिराते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ ही साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से झारखंड में सत्ता बनाई जा सके और जनता को जो रिझाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो देखी जा रही हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, वो भी जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम जो बड़ी बातें थी उन्होंने कही, उपलब्धियां क्या थी वो भी गिनाई थी। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि अब इस जो रैली में पूरी तैयारियां तो की जा चुकी हैं, लेकिन रोड शो 3 किलोमीटर का होगा और कुछ ही समय बाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, चुनावी जनसभा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं लोग उनको सुनते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। और इसी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले जो उत्साह है, जोश है, वो भी लोगों में बना हुआ है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में परखे जाएंगे इंतजाम। आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की जो तैयारियां हैं उनकी जांच की जाएगी। इसी के साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज, मंडलीय जिला स्तरीय अस्पतालों की भी जांच की जाएगी। जो लापरवाही देखी जा रही थी, उन लापरवाही पर शिकंजा कसने की जो कोशिश है वो भी देखी जा रही है। तरह तरह के जो इंतजाम हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या कमी है, कहां पर क्या जरूरत है, इस बात को भी परखा जाएगा। सीएचसी पर भी स्वास्थ्य इंतजाम देखे जाएंगे। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ते जो मामले हैं उनको लेकर के फैसला लिया गया। 1000 चिकित्सक अधिकारियों को व्यवस्थाएं परखने में लगाया जाएगा। 12 से 14 नवंबर के बीच प्रदेश भर में इस अभियान को चलाया जाना है। 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक ही इस रिपोर्ट की जो जांच रिपोर्ट है वो भेजी जानी है।
तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश भर के स्वास्थ्य अफसरों को इस बात के निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो डेंगू के केस हैं, मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि मलेरिया, चिकनगुनिया के जो मसले हैं, मामले हैं, जितने भी केस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के जांचा परखा जाएगा। साथ ही साथ जहां पर कमी पाई जाएगी उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। तो 1000 से अधिक चिकित्सक अधिकारी जो है वो व्यवस्थाओं को परखेंगे, जांचेंगे, जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति भी करते नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। राजधानी लखनऊ से खबर बताने जा रहे हैं, जहां बीएसपी ने यूपी चुनाव के प्रचार के लिए नई रणनीति बनाई है। यूपी चुनाव में वर्चुअल प्रचार पर बीएसपी का फोकस, मायावती आकाश का वीडियो भाषण सुनाए जाने की तैयारी है। जनसभाओं में मायावती आकाश का वीडियो भाषण भी चलेगा। दलित बस्तियों में खासतौर पर अगर बात करें तो बीएसपी अभियान चलाएगी। दलितों को पार्टी के साथ जोड़े रखने की जो कवायद है बहुजन समाज पार्टी की ओर से वो की जा रही है। वीडियो के जरिए ये चुनावी प्रचार भी देखा जा सकेगा। उपचुनाव है जो कि उत्तर प्रदेश में, और उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे यूपी में बसपा का कद। 2012 की अगर बात कर ले तो 2012 के बाद से बीएसपी का जो वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, वो घटता जा रहा है। 2017 में 19 सीटों के साथ बीएसपी को 22.23% वोट मिले। 2019 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में 10 सीटों के साथ 19.43% ही वोट मिले थे। 2022 में विधानसभा चुनाव में एक सीट के साथ 12.88% के जो वोट है वो मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। 24 की अगर बात कर ले 2024 के लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में नहीं आई, उसके खाते में नहीं आई। और इसी के साथ ही साथ 9.35% ही वोट बैंक रहा। तो यूपी में वर्चुअल तरीके से ये भाषण होगा। मायावती और आकाश का वीडियो भाषण सुनाए जाने की तैयारी है। और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, इस समय पूरी कोशिश कर रही हैं, जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है 2012 के बाद इनका वोट बैंक जो है वो घटता चला जा रहा है। लेकिन अब फिर से दलितों को जोड़ने की जो कवायद है, दलितों को जो जोड़ने की कोशिश है, एक बार फिर से मायावती की ओर से देखी जा रही है। आकाश आनंद को का जो वीडियो है, वीडियो भाषण जो है वो सुनाए जाने की जो तैयारी है वो भी देखी जाएगी। और तमाम जो आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। 2012 से अगर बात कर ले, 2012 के बाद से 2024 तक की जो बीएसपी का आंकड़ा रहा है वोट बैंक का, किस तरह से घटता गया, वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। बीएसपी ने यूपी चुनाव के प्रचार के लिए एक नई रणनीति बनाई और इस रणनीति के माध्यम से देखा जाएगा कि कितना सफल होती है बहुजन समाज पार्टी और मायावती की जो ये नई रणनीति है, कितनी रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपके जो खबर है वो बता देते हैं। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का आज कार्यक्रम है, प्रमुख कार्यक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। रिटायर्ड अधिकारियों के अधिवेशन में वो शामिल होंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि 12 बजे महानगर वायरलेस ऑफिस में अधिवेशन होगा, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये अधिवेशन होगा। रिटायर्ड अधिकारियों के अधिवेशन में शामिल भी होंगे। इसी के साथ ही यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का ये कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और कुछ ही देर बाद इस अधिवेशन में शामिल होंगे। रिटायर्ड अधिकारियों का अधिवेशन होगा और उस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे कुछ ही देर बाद, यानी कि 12 बजे कार्यक्रम होगा। रिटायर्ड अधिकारियों के अधिवेशन में डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल होंगे। तो कुछ ही देर बाद यानी कि 12 बजे महानगर वायरलेस ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन है। रिटायर्ड अधिकारियों के अधिवेशन का ये कार्यक्रम है, जहां पर पहुंचेंगे डीजीपी, यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार।
तो रिटायर्ड अधिकारियों के अधिवेशन में शामिल होंगे। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि 12 बजे से ये कार्यक्रम होगा। महानगर वायरलेस ऑफिस में ये अधिवेशन होगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। रिटायर्ड अधिकारियों के अधिवेशन में शामिल होंगे डीजीपी प्रशांत कुमार। तो 12 बजे का समय और उस समय के अंतर्गत देखा जाएगा। तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। रिटायर्ड अधिकारियों का अधिवेशन है जहां पर पहुंचेंगे और डीजीपी प्रशांत कुमार, और इसी के साथ ही साथ कार्यक्रम को लेकर के तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं लगभग। तो यूपी डीजीपी पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे, मौजूदगी देखी जाएगी, उनकी उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी इस अधिवेशन में। और उन्नाव से खबर आ रही है। उन्नाव से आपको एक खबर बता दें जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। भोर पहरा स्कॉर्पियो सवार आगे चल रहे ट्रेलर में घुसे हैं और गाजियाबाद से बिहार जा रहे थे स्कॉर्पियो सवार पिता पुत्र सहित 3 की मौके पर मौत, और पुलिस ने घायल को लखनऊ लोक बंधु हॉस्पिटल में भेजा है। कोतवाली हसनगंज के आगरा एक्सप्रेसवे का ये मामला बताया जा रहा है। तो सड़क दुर्घटना देखी जा रही है। पुलिस ने घायल को लोकबंधु हॉस्पिटल भेजा है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कोतवाली हसनगंज के आगरा एक्सप्रेसवे का ये मामला बताया जा रहा है। घटना है उन्नाव की और आगरा एक्सप्रेसवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उन्नाव से, जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। आगरा एक्सप्रेसवे पर ये भीषण हादसा हुआ है। गाड़ी के परखच जो हैं दिखाई दे रहे हैं उड़ गए हैं, और इसी के साथ ही गाजियाबाद से बिहार स्कॉर्पियो सवार जा रहे थे। ये गाड़ी आपको दिखा रहे हैं जिसके परखच्चे जो है उड़ चुके हैं और भीषण ये हादसा हुआ है। तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। और उन्नाव से अंकुर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकुर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये भीषण हादसा हुआ है और गाजियाबाद से बिहार जा रहे थे मृतक, अभी तक की क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? जी बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है भोर पहर गाड़ी चालक को नींद आने की वजह से सामने जा रहे ट्रैलर में ये स्कॉर्पियो जा भिड़ी, जिसमें मौके पर ही तीनों लोगों की मौत हो गई। पुलिस बल और यूपीडा की टीम पहुंची मौके पर और इनको बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें पिता और 2 पुत्र थे, जिसमें सौरभ नाम के व्यक्ति की शादी थी सीमा, और मौके से ज्वेलरी और लाखों की नकदी भी मिली है जो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और पुलिस की लापरवाही ये नजर आ रही है कि इन्होंने घायल दिखा करके इनको लखनऊ रेफर कर दिया लोकबंधु हॉस्पिटल में। ऐसा क्यों अंकुर, इस बात की कोई जानकारी? जहाँ तक जानकारों की और सूत्रों की माने तो मौके पे जहाँ पे हादसा होता है और मौत होती है, फिर पुलिस की लायबिलिटी बढ़ जाती है, पंचनामा पीएम और ये सब चीजें होती हैं। शायद इन सब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की वजह से इन्होंने सीधे इनको रिफर कर दिया अन्य जनपद, जिससे इन जिम्मेदारियों से इनका पीछा छूट सके। पूरी जानकारी देने के लिए अंकुर आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं आपको उन्नाव से पिता पुत्र सहित 3 की मौके पर ही मौत हो गई है।
भीषण हादसा हुआ है और बताया जा रहा है गाजियाबाद से बिहार जा रहे थे गाड़ी सवार और अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से जिस तरह से कार जो गाड़ी है, गाड़ी का किस अवस्था में है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से खबर बता देते हैं, श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में भारी गोलीबारी की गई। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में गोलीबारी भी देखी जा रही है। श्रीनगर की घटना है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बल और आतंकवादियों में ये भारी जो गोलीबारी है वो देखी गई। श्रीनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से। तो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में भारी गोलीबारी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी की गई है दोनों ही ओर से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।